नमस्कार। धात के फेसबुक लाइव कार्यक्रम शिक्षक संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि धात सार्वजनिक शिक्षा के निमित्त कोना कक्षा की एक रचनात्मक पहल पिछले कुछ वर्षों से चला रहा है और धीरे धीरे ये पहल जो है अपने नए मुकामों पर पहुंच रही है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत फूलदेई माह में हम ऐसे शिक्षकों से वार्ता कर रहे हैं जिनके नामों की घोषणा इस वर्ष के शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुई है। तो इसी सीरीज में आज हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी, मेहनती और सभी के प्रेरणा स्रोत शिक्षक उपस्थित हुए हैं जिनसे कि हम वार्ता करेंगे। तो स्वागत करते हैं हम आज के मेहमान श्री हेमंत चौकियाल सर का, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगी गुनाव अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद बहन, धन्यवाद, स्वागत। तो सर्वप्रथम आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ और धात परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं और दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयाँ सर। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आप जो है पिछले 3 दशकों से विज्ञान के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में काम करते हुए आ रहे हैं, तो आज हम सभी जानना चाहेंगे सर के उन नवाचारों के बारे में, उन कार्यों के बारे में जिनको उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया और नए मुकाम हासिल किए। तो जैसे कि सर आपने अभी रिसेंटली आपको जो है 2021 में साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो खैर आपके अवार्डों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कई प्रकार के सम्मानों से आपको नवाजा गया है। तो सर, ये किस क्षेत्र में और किस प्रकार आपको किस उपलब्धि के लिए मिला है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये जो STSNA साराभाई साइंस टीचर नेशनल अवार्ड है, ये विशेषतः विज्ञान और गणित के क्षेत्र में जो हम शिक्षण करते हैं बच्चों के साथ में, तो उसके संदर्भित मुझे दिया गया। और लगभग 3 दशकों से मेरे द्वारा बच्चों के साथ मिलकर के जो भी विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए एक तरीके से अपने अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल, बच्चों के परिस्थितियों के अनुकूल जो भी कार्य किए गए हैं, तो उसको सम्यक रूप से देखने पर साराभाई इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पुरस्कार मुझे दिया गया है। शानदार सर। और सर, जैसे कि आपने बताया जब से आप शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए तभी से आपने जो है नवाचार करने शुरू कर दिए थे। तो आपके मैं बारे में पढ़ रही थी, आपने जो है भाषाई दक्षता के लिए एक नवाचार शुरू किया था, जिसमें कि आपने तुलसीकृत कविताएं वगैरह जो है बच्चों से करवाई थी। तो किस प्रकार आपने वो नवाचार शुरू किया और उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिले? ये इस नवाचार को शुरू करने के पीछे एक कारण ये था कि अक्सर 91 के बाद और लगभग 97 के आसपास, 96 के आसपास मैंने देखा कि बच्चे जो गेय कविताएं होती हैं उनको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। और प्रत्येक कक्षा में जो भी कविताएं होती थी तो बच्चे उनको बहुत ही शानदार तरीके से बोलते थे। और जो हमारा परंपरागत तरीका था अक्षर बोध कराने का, सिखाने का, कि हम वर्णमाला से शुरू करते हैं, तो मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पर, एक अनुभव के तौर पर बच्चों को जो कविताएं उनको याद थी उनको लिखवाने का अभ्यास किया। और मुझे आशातीत सफलता इस बात में मिली और ये आश्चर्य हुआ कि बच्चे जब उन कविताओं से, उन दोहों से या जो भी चीजें उनको याद थी गेय रूप में, जब उनको लिखवाना शुरू किया तो बच्चों ने बहुत जल्दी अक्षर बोध किया। तो मैंने फिर लगातार आने वाले जो शैक्षिक सत्र थे उस सत्र में ये परंपरा और ये वो कायम रखा। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो गेय कविताएं थी वो इकट्ठी करनी शुरू की। तो इसमें मुझे बहुत अच्छी जो चीज लगी थी वो लगी थी तुलसी के रामायण, क्योंकि हमारा जो परिवेश है उस परिवेश में
रामलीला का बहुत बड़ा महत्व था और बच्चे बचपन से या उनके पेरेंट्स रामलीला में प्रतिभाग करते थे, देखते थे। तो अगर मैं एक शब्द प्रयोग करूँ यहाँ पर, मुझे वैसे करना नहीं चाहिए, एक निरक्षर शब्द, तो अगर अनलिटरेट पेरेंट्स भी हैं तो उनको रामलीला के बहुत सारी चीजें याद होती थी, चौपाइयाँ याद होती थी। तो बच्चों से जब ये कहा जाता था कि आप अपने पेरेंट्स से भी इस चीज को सुनिए, इस चीज को पूछिए उन्हें, तो पेरेंट्स भी बच्चों की बहुत मदद करते थे और बच्चे उन चीजों को याद करके लाते थे। और हमारी जो आंचलिक भाषा है, उस भाषा में दूसरे दिन बच्चे अपने अनुभव बताते थे कि मेरी मम्मी ने मुझे ये दोहा सुनाया, ये कविता, वो कविता ही बोलते थे, चाहे वो चौपाई है, छंद है या बहरत है जो हम रामलीला में प्रयोग करते हैं। तो उन चीजों को जब बच्चे कक्ष में बोलते थे तो तुरंत ही अन्य बच्चों को भी याद हो जाते थे और इसमें मैंने उनको लिपिबद्ध करना शुरू किया। आज लगभग मेरे पास लगभग 10,000 से ऊपर जो कविताओं की जो 4-4 पंक्तियां हैं, तो उसका संग्रह मौजूद है। बहुत ही शानदार सर। द बेस्ट टीचर आर आर्टिस्ट हु नोज द साइंस ऑफ टीचिंग। और आपने जो है वो साइंस पकड़ी बच्चों में कि हाँ, इस तरीके से बच्चे जो है, क्योंकि वो उसमें अपनापन भी फील करेंगे और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा बच्चों ने। बहुत ही शानदार सर। और ये आपका संग्रह जो है, हम चाहेंगे कि हम जैसे कई शिक्षकों को आपका ये संग्रह से लाभान्वित होने का मौका मिले। जरूर जरूर। तो सर, एक जो है आपने उसी कार्यकाल के दौरान आपने अपनी रात्रि कक्षाएं, जो कि प्रयास कक्षाओं के नाम से चलाई जाती थी और जो कि एक आसान काम वास्तव में नहीं रहा होगा, इसके लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे, तो वो प्रयास कक्षाओं का क्या कॉन्सेप्ट था और इसमें आपको किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? मेरी प्रथम नियुक्ति तत्कालीन जनपद चमोली, जो कि अब रुद्रप्रयाग है, तो खीमठ विकासखंड के आधारिक विद्यालय नाम तब हुआ करता था, स्यासू में हुई। और यहाँ पर जो ग्रामीण समाज था, वहाँ पर बच्चे जो 5th से ऊपर के कक्षाओं में पढ़ते थे, तो गांव में खाली रहते थे। मैंने लोगों के साथ और विशेषकर अभिभावकों के साथ मिलकर के एक पहल शुरू की कि वो जो बच्चे 6 से और 12th तक या 10th तक जो बच्चे अध्ययनरत थे, तो उनको विद्यालय में बुलवाया। और मैं स्वयं, क्योंकि मैंने भी तत्कालीन जो पाठ्यक्रम उन कक्षाओं में था तो वो पढ़ा था, तो मैं उन बच्चों को वो पढ़ाता था। और बदले में जो हमारे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते थे, तो वो बच्चे जो जूनियर कक्षाओं में या हाई स्कूल कक्षाओं में या इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ते थे, वो उन बच्चों को पढ़ाने में मदद करते थे। तो समाज के साथ मिलकर के, अभिभावकों के साथ मिलकर के बहुत ही मजबूत संबंध हम लोगों का बन गया था। और लगभग सारे विद्यार्थी विद्यालय में आते थे और शाम को भी वहीं रहते थे, जो उच्च कक्षाओं के छात्र थे। और जो प्राथमिक कक्षाओं के छात्र थे, उसमें कक्षा 4 और 5 के अधिकांश बच्चे अपने पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से, जिनके घर में अन्य लोग रहने वाले थे या छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाले थे, तो वो सारे विद्यालय में आते थे। और बहुत ही अच्छा अनुभव ये रहा था कि बच्चे प्राथमिक कक्षाओं की जो भी कौशल थे, उनको बहुत जल्दी सीख जाते। जी, बहुत ही शानदार सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। और आपने जो है अपने वर्किंग आवर्स में तो काम किया ही, लेकिन उनके लिए जो लर्निंग कंडीशंस आपने प्रोवाइड करवाई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, और एक दूसरे के नॉलेज का भी, अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरे के ज्ञान का भी जो बेस्ट यूज आपने किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और अपने सेवी क्षेत्र में जो भी अध्यापक रह रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ही शानदार सीख है सर, अपने बच्चों का शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए, और साथ साथ अन्य छात्रों को भी, अपने विद्यालय के इतर छात्रों को लाभान्वित करने की आपकी जो ये ब्रॉड माइंडेड सोच है सर, सैल्यूट है इस सोच को। बहुत ही शानदार प्रयास। सर, आपने जो है डिक्शनरी निर्माण और अन्य सहायक पुस्तकों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया और किस प्रकार आपने इसमें काम करना शुरू किया? वर्ष 2010 में मेरी पदोन्नति प्राथमिक विद्यालय से जब जूनियर विद्यालय में हुई, तो मुझे जखोली विकासखंड का लड़ियासू विद्यालय मिला, जहां पर कि 6 to 8 के बच्चे अध्ययनरत थे। मैंने देखा, पहले ही मंथ का मेरा अनुभव था कि बच्चे, एक तो जो
छापे के अक्षर और लिखने के अक्षर अलग-अलग होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर बच्चे लोग नहीं कर पाते थे। दूसरा ये था कि अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते थे, उनको प्रोनंसिएशन करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो कुछ वातावरण भी ऐसा ही था कि हम जो जो कुछ भी बच्चों को सिखा सकते थे, तो उसके लिए हमारे पास केवल कक्षा कक्ष का ही समय होता था। इसलिए बच्चों के साथ मिलकर के एक आवश्यकता भी महसूस हुई और एक प्रयोग के तौर पर एक काम शुरू किया कि जो पाठ्य पुस्तकें तत्कालीन समय में थी, उन को डिक्शनरी क्रम में रख कर के हम उनका प्रोनंसिएशन भी करें और बच्चे उनको लिखना और पढ़ना भी सीखें। तो एक प्रयोग के तौर पर ये कार्य शुरू हुआ था और लगभग 3 हफ्तों के दौरान ही ये अनुभव हमें हो गया कि बच्चे इसमें बहुत अच्छी रुचि ले रहे थे और हमारे जो अभिभावक थे वो भी बड़ी रुचि ले रहे थे। अभिभावकों ने बच्चों को और विद्यालय को और स्वयं हम अध्यापकों को भी प्रोत्साहित किया। तो ये कार्य निरंतर चलता रहा और लगभग 3 सालों में 3 बैचों में हमने जो बच्चे कक्षा 6 में शुरू किया था, जब उन्होंने 8th पास किया, तो तब तक हमारा ये काम चला और इस पूरे समय के दौरान हमारी जो तत्कालीन अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की थी, उनकी डिक्शनरी बच्चों की प्रत्येक बच्चे के पास बन चुकी थी। शानदार सर। और इस प्रकार आपने जो है एक शिक्षक का जो महत्वपूर्ण गुण होता है, अपने छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, ज्ञान का आनंद जगाना, उसके लिए भी आपने जो है ये बहुत ही शानदार पहल की। और हम लोग भी प्रयास करेंगे इस तरह की कोई डिक्शनरी बनाने का, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर और फील करते हैं उसमें कि हाँ ये हमारी बनाई हुई चीज है और इसको समझ के हमने लिखा है, तो उनके माइंड में जो है वो नॉलेज स्टेबल रहता है। और सर आपने जो है एक सर्वप्रथम में बाल अखबार नाम की जो चीज है उसको आपने इनोवेट किया, और किस प्रकार से सर आपके ये बाल अखबार जो है शुरुआत कैसे हुई इस बाल अखबार की, और आगे किस प्रकार ये सफलतापूर्वक छात्रों के बीच सक्सेसफुल हुआ? मैम, सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभिक दौर में जब कोटिकरण प्रारंभ हुआ प्रत्येक विद्यालय का, तो उसमें 100 बिंदु थे और उन बिंदुओं में एक बिंदु बाल अखबार का भी था। तो मतलब ये था कि वो चीजें जब उसका मूल्यांकन हो रहा था या एक तरीके से अवलोकन हो रहा था विद्यालयों में, तो उस दौरान ये बाल अखबार दिखाना था। वो प्रपत्र हमारे CRC, जिनको तत्कालीन समय में कहा जाता था संकुल समन्वयक, उनके द्वारा दिया गया। तो उन 100 बिंदुओं में एक बिंदु बाल अखबार का भी था। इससे पूर्व मेरे दिमाग में बाल अखबार नाम की कोई चीज नहीं थी, या जो एक धारणा उस शब्द से बनी वो ये बनी कि बच्चों के द्वारा बनाए जाने वाला अखबार, जैसा कि जो अखबार आम अखबार होता है वो वयस्कों के लिए होता है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए कोई अखबार होता होगा, ये धारणा बनी। तो इसके लिए बच्चों के साथ मिलकर के एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ये आया कि बच्चों के द्वारा कुछ सामग्री एकत्रित करवाई गई। और उस समय यानी 2005 के लगभग की ये बात है, 2004 से हमने प्रारंभ किया था। 2005 में उस समय A4 कागज नहीं होता था, बल्कि एक A4 का डबल या ट्रिपल कागज होता था, जिसको तो सामान्य भाषा में कहा जाता था। तो उस पर हमने क्या किया कि बच्चे कुछ रचनाएं, कुछ सामग्री इधर उधर से काट के लाए। फर्ज कीजिए कि उन्होंने उत्तराखंड का नक्शा देखा या भारत का नक्शा देखा या कोई गुलाब का फूल कहीं किताब में, पुरानी किताब में देखा, या जो हमारे ग्रीटिंग कार्ड होते हैं या शादी के कार्ड होते हैं उसमें गणेश जी की फोटो लगी रहती। इस तरह की चीजें बच्चे काट करके इधर उधर से एकत्र करके लाते थे और हम उस तौ पर, उस सफेद कागज पर उनको चिपकाते थे। धीरे धीरे बच्चों ने इसमें बड़ी रुचि मतलब लेनी शुरू की, और स्वयं मेरी भी रुचि और मेरे जो तत्कालीन शिक्षक साथी थे उनकी भी रुचि जगी, और हमने बहुत सारी चीजें इस तरीके से उसमें चिपका दी। उसमें पोस्ट कार्ड भी था कि पोस्ट कार्ड कैसे होता है, अंतर्देशीय थी, लिफाफे थे, या जो उन पर टिकट लगे होते हैं, 5 पैसे का टिकट, 10 पैसे का टिकट, ये सारी चीजें उन तौ पर लगा करके उसकी फाइल बना दी। तो उसके बाद जब कोटिकरण जब हुआ, उसमें ब्लॉक से और संकुल से टीमें आई, तो उन्होंने वो चीज देखी, जांची, परखी और बड़े प्रसन्न भी हुए। तो वो जब ब्लॉक स्तर पर उस चीज का मूल्यांकन हुआ तो बात बड़ी फैली, क्योंकि मुझे उस समय आज भी याद है 81.5 अंक मिले थे उस कोटिकरण में, और उसमें संभवतः मैं उत्तर प्रदेश का या मेरा विद्यालय एकमात्र विद्यालय था जिसको 81.5 अंक मिले थे। तो उस आधे अंक का रहस्य ये था मैम कि हमारी जो घंटी थी विद्यालय की, जिसको
बजा करके हम प्रार्थना या छुट्टी या इंटरवल का संकेत करते थे, तो वो आधी टूटी हुई थी। उसका वो वाला हिस्सा जहाँ तार से वो जॉइंट रहती है, वो वाला हिस्सा विद्यालय में था और आधा जो टुकड़ा था उसका हमने संभाल रखा था। तो हमारे जो तत्कालीन सीआरसी थे, उनका नाम था श्री बुद्धि बल्लभ भट्ट जी। तो उन्होंने उस घंटी में जो कि 1 नंबर की थी, हमें आधा अंक दिया था और 81.5 अंक हमारे उस कोटिकरण में आए थे। तो बड़ा चर्चित हुआ ये कि 81.5 कैसे हो गया, या तो 81 होते या 80 होते। तो उन्होंने उसका जो तर्क दिया, वो तर्क दिया कि भाई मैंने जो देखा वहां पर, तो इस जो 81 अंक था या आधा अंक था, उसकी तह में जाने पर लोगों को पता हुआ कि यहाँ बाल अखबार भी है। उस बाल अखबार को देखने के लिए मेरे जिले के बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे लोग आए थे और वो उस समय बहुत प्रचलित हुआ था। जी, बहुत ही शानदार सर। और आपका जो ये नवाचार था, ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज तक भी जो है ये फॉलो हो रहा है। कई विद्यालयों में बाल अखबार का कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है और आपका ये अनुकरणीय प्रयास न केवल छात्रों के लिए लाभान्वित रहा, बल्कि शिक्षकों ने भी इससे काफी कुछ सीखा। आपको बधाइयाँ इस उपलब्धि के लिए सर। और सर आपने जो है एक उपस्थिति के लिए सामाजिक ऑडिट के लिए आपने कोई डिस्प्ले चार्ट किया था, क्योंकि कई विद्यालयों में शिकायत रहती है कि छात्र नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। तो आप अपना ये प्रयास साझा करेंगे तो शायद कई शिक्षक साथियों की समस्या का हल हो जाएगा। जी, बिल्कुल। 2015-16 में मैं जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लड़ियासू से स्थानांतरित होकर के जो मेरा वर्तमान विद्यालय डांगी गुनाऊ वहां पर आया, तो एक बच्चा ऐसा था कि जो कक्षा में बहुत इरेगुलर रहता था। और हम उस समय क्या करते थे कि जब भी एसएमसी की बैठकें हमारी होती थी, तो उसमें उन बच्चों को हम पारितोषिक देते थे जिनकी सर्वाधिक उपस्थिति होती थी। और ये क्रम मेरा तकरीबन 97 से चला आ रहा था कि वार्षिक पुरस्कार वितरण जिस दिन हम बच्चों का एनुअल रिजल्ट बांटते हैं, उस दिन सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चे को विशेष इनाम दिया जाता था। तो कई बार अभिभावक आपस में बातचीत करते थे कि नहीं, मेरा बच्चा और तुम्हारा बच्चा तो लगभग रोज आया, मेरे बच्चे की अटेंडेंस कम है। तो उसके लिए हमने साथियों से मिलकर के एक कॉन्सेप्ट ये चलाया कि एक चार्ट पर हमने बच्चों के नाम लिख दिए और उनका मासिक कितने दिन विद्यालय खुला और कितने दिन बच्चे की उपस्थित रही, तो वो हमने लिख करके, और जहां पर हमारी एसएमसी की बैठकें होती थी, जहां पर सभी लोग बैठते थे, वहां पर उनके अवलोकन के लिए डिस्प्ले कर लिया। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि बच्चे जब भी देखते थे, अगर फर्ज कीजिए कि किसी माह विशेष में 25 दिन विद्यालय खुला और कोई बच्चा 24 दिन उपस्थित था और दूसरा 23 दिन था और अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन विद्यालय के बाकी हैं, तो बच्चे क्या करते थे, कोशिश ये करते थे कि मेरी उपस्थिति सबसे ज्यादा हो। तो धीरे धीरे जो बच्चे पहले इस नवाचार से पहले जो बच्चे अनुपस्थित रहते थे, वो बाद में उपस्थित रहने लगे और बच्चों की डेली ये कोशिश होती थी कि मैं इस महीने अगर 25 दिन उपस्थित रहा और अगले महीने जो आने वाला महीना है उसमें हम क्योंकि दिन पहले ही लिख देते थे कि इतने दिन स्कूल खुलेगा, तो बच्चे कोशिश करते थे कि वो पूरे के पूरे दिन उपस्थित रहें। तो बहुत अच्छा प्रभाव उपस्थिति के क्षेत्र में बच्चों के मन में ये गया और अभिभावक भी बार बार देखते थे कि मेरे बच्चा अन्य बच्चों से पीछे है, ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कम रहा है, तो उनकी भी कोशिश रहती थी कि वो अपने बच्चे को लगातार विद्यालय भेजें। तो इस तरीके से उपस्थिति के मामले में इस नवाचार से हमें बहुत ज्यादा लाभ बच्चों को, अभिभावकों को और विशेषकर हम अध्यापकों को। शानदार सर, क्योंकि बच्चे के शिक्षा स्तर को सुधारने में उपस्थिति बहुत अहम भूमिका निभाती है। बच्चा जब नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तभी अध्यापक का प्रयास फलीभूत हो सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि बच्चा जहाँ तक सीख के जाता है उसके बाद फिर दोबारा उसको वहीं से शुरू करना होता है। तो नियमितता जो है जरूरी होती है उसमें। इसके लिए आपने जो प्रयास किया बहुत ही शानदार पहल है सर, और हम सभी इसको जो है फॉलो करेंगे। और सर ये तो खैर आपकी नवाचार की उपलब्धि वो थे। आपने अपने बच्चों को जो है ब्लॉक स्तर से लेके जनपद स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक विज्ञान महोत्सव आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाया है।
तो आपने किस प्रकार छात्रों को इस चीज के लिए प्रेरित किया और कैसे आपने जो है इतने छोटे से विद्यालय से उठा के उस छात्र को और इतने बड़े लेवल तक पहुंचाया, किस प्रकार की आपने रणनीति अपनाई इसमें? 2015-16 में मैंने ये प्रयोग आवश्यकता पर किया था कि हमारे डाइट में एक साथी डॉक्टर यादव जी आए और उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था कि हम बच्चों को विज्ञान और विज्ञान महोत्सव, इंस्पायर अवार्ड जैसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ाएं, क्योंकि उससे पहले हम इंस्पायर अवार्ड इत्यादि चीजों में बच्चों को विशेषकर प्रतिभाग नहीं करवाते थे। जूनियर कक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें बताया कि आप बच्चों से इस तरीके के कुछ प्रतियोगिताएं करवाएं, कुछ इस तरीके के वो लें, आइडियाज लें और इन आइडियाज पर बच्चों को काम करने के लिए सोचें। तो उसके लिए दिमाग में एक युक्ति आई कि हमने विद्यालय के एक दीवार पर एक चार्ट टांग दिया और बच्चों से कहा कि आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं आप इस पर लिख लें। तो उसका नाम दिया हमने मेरा प्रश्न मेरी जिज्ञासा। और यहाँ पर बच्चे जो सामान्य जीवन के अनुभव उनके होते हैं, उसमें जो उनको परेशानियां दिखती हैं तो उन परेशानियों को वो लिख लेते थे। मैं उदाहरण के बताऊं कि हम हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं वो जब हम उनको खोलते हैं या बंद करते हैं तो उनसे आवाज आती है और गढ़वाली में उस शब्द को कहा जाता है चुई। तो बच्चे उस चार्ट पर लिख देते थे कि हमारे दरवाजों से चुई की आवाज आती है। जो बच्चों गाय जिस पर बांधते हैं उसको गढ़वाली में कीला कहा जाता है। कीला तो एक राजा महाराजाओं का हुआ, लेकिन गढ़वाली में गाय या हमारे जो पशु होते हैं उनको एक रस्सी के सहारे जिस उस पर बांधा जाता है स्तंभ पर, उसे कीला कहते हैं। और जब वो थोड़ा ढीला हो जाता है तो उससे भी इस तरीके की आवाजें आती हैं। तो बच्चे इस तरह के प्रश्न लाते थे। प्राथमिक स्तर पर जब ये प्रश्न हमारे सामने आए तो हमें भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आए जिनके के लिए हमें अपना खुद ज्ञान बढ़ाना पड़ा, हमें गूगल करना पड़ा या अन्य बुक्स करनी पड़ी या अन्य साथियों से संवाद करना पड़ा। इस तरह के प्रश्न आते थे। ऐसे ही एक बच्चे ने एक बार जब वो अपनी माँ के साथ में जो एक त्योहार होता है उसमें गंगा जी में जो है बत्तियां कूड़े में रखकर दोने में रख करके बहा दी जाती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी उस त्योहार का नाम है। उस दिन वो अपने माँ के साथ में जब नदी में गया और उसने देखा कि बहुत सारे इस तरीके की चीजें नदी में तैर रही हैं, तो वो दूसरे दिन आकर के उसने मुझसे प्रश्न कर दिया कि सर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ये नदी के ऊपर कूड़ा तैर रहा है हम इसको अलग कर दें, क्योंकि उसके जगह जगह ढेर या एक तरीके से वो इकट्ठा होकर के बहुत गंदगी जैसा दिखता था। तो मैंने ऐसे ही प्रसंगवश उस बच्चे से कहा कि यार आप भी कुछ सोचो। तो धीरे 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 ये जो प्रयोग था उसने उस पर विचार करके थोड़ा सा कुछ आइडियाज दिया और हम दोनों ने मिलकर के ये आइडिया पर जब काम किया तो उसका जो विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत ये मॉडल गया तो ये ब्लॉक में फर्स्ट आया, जिले में फर्स्ट आया, स्टेट में इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया और एनसीईआरटी के द्वारा इसे राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में दिखाने के लिए चुना गया। तो जब वहां पर गए तो सौभाग्यवश वो प्रतियोगिता गुजरात में हुई और वहां पर जो भी लोग थे तो नर्मदा जो कि बहुत गंदी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे नर्मदा को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो धीरे धीरे जब वहां से वापस आए और मैंने उस बच्चे से कहा कि आप अपनी जो भी पूरी यात्रा का वर्णन आप अपने साथियों के बीच करेंगे और हर दिन करेंगे, थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट आप बोलेंगे और लिखेंगे भी आप। तो वो सारी चीजें जब अन्य बच्चों ने पढ़ी सुनी तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसी एक तरीके से उत्साह जगा, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगी कि हम लगातार तब से विज्ञान महोत्सव या इंस्पायर अवार्ड या जो विज्ञान संबंधी इस तरह की जो गतिविधियां उनमें बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार उपलब्धि सर। साइंस एंड एवरीडे लाइफ कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी सेपरेटेड, और आपने जो है साइंस को उस एवरीडे लाइफ से जोड़ा ताकि बच्चे को वास्तविक ज्ञान हो सके और तभी वो बच्चा इतनी सफलता हासिल कर पाया। और निश्चित रूप से आपके सभी छात्र जीवन पर्यंत आपके इन प्रयासों को याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी सीखी गई चीजें जो हैं उनको एक अच्छा नागरिक तो बनाएंगी, लेकिन उनकी जो साइंटिफिक सोच आपने डेवलप की है तो वो जो है उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और आपने जो है उन छात्रों के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपको साधुवाद सर। धन्यवाद।
गिरीश पंत मृणाल सर जुड़े हैं और वो कह रहे हैं असली समस्या स्टाफ की कमी है और शिक्षण की निरंतरता की है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। तो सर आपने भी शायद ये समस्या झेली होंगी, स्टाफ की कमी की समस्या। तो किस प्रकार आपने इसको, सर ये वास्तव में है समस्या और कई लगभग 80% शिक्षक साथियों की समस्या होगी। आपने इसको किस प्रकार मैनेज किया सर? बिल्कुल मैम, ये सर बिल्कुल पंत सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक दो नहीं बल्कि दशकों तक ये समस्या मैंने व्यक्तिगत रूप से झेली है, चाहे मैं प्राथमिक में रहा हूं या जूनियर कक्षा में रहा हूं। ये जो प्रयोग शुरू हुए वो इसी तरीके से शुरू हुए थे कि हमारे पास अध्यापकों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, तो बहुत सारे विषय स्वयं देखने पड़ते थे। तो मैं ये मानता हूं कि मिश्रित शिक्षण, मैंने उसको नाम दिया है कि हम बच्चों को कैटेगरीज वाइज बांट देते हैं, उनकी जो दक्षताएं उस हिसाब से, और बच्चों को ग्रुप पे बिठा करके शिक्षण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी चलता है कि हमारा उसी कक्षा का एक ग्रुप हिंदी पर काम कर रहा है, तो दूसरा एसएसटी पर काम कर रहा है, तीसरा अंग्रेजी पर काम कर रहा है। क्योंकि मेरी एक और अपने मैं कमी आप उसको कह सकते हैं, या मैं पढ़ने से पहले बच्चों को पूछ लेता हूँ कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर कि नहीं सर आर्ट पढ़नी है हमको, तो उस दिन हम आर्ट को ही गणित के रूप में इस ढंग से ढाल देते हैं कि न बच्चों को पता चलता कि हमें गणित पढ़ाई जा रही है, और न मुझे लगता है कि हमारा बच्चों ने कहा था कि गणित नहीं पढ़नी, आर्ट पढ़नी है। तो इस तरीके की गतिविधियों से जो एकाकीपन एक तरीके का है, या अध्यापकों की कमी है, मुझे बहुत शिद्दत से महसूस नहीं हुई। और हमने बखूबी उन सारी चीजों को बच्चों को दिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया है। शानदार सर, और आपने साबित कर दिया है कि अ टीचर्स अफेक्ट्स एटर्निटी। बिल्कुल, आपने जो है जिस तरीके से मल्टीटास्किंग को अपने शिक्षण में शामिल किया है, तो हम जो है मतलब प्रयास करेंगे आप अधिक जानने का कि किस प्रकार आपने जो है इन सब्जेक्ट को आपस में इंक्लूसिव तरीके से पढ़ाया बच्चों को, और बच्चों की जो है दक्षताएं उन्होंने अपनी हासिल की। तो ये एकेडमिक में तो सर आपने प्रयास किए ही हैं, इसके अतिरिक्त आपने खेल और योग व्यायाम को भी विशेष स्थान दिया है, उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकाला है, और आपके छात्र छात्राओं ने जो है इसमें भी उपलब्धि हासिल की है। तो इसके लिए आपने किस प्रकार जो ये है शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को देखते हुए किस प्रकार के आपने प्रयास किए? जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेरी जो नियुक्ति हुई थी एक दुर्गम विद्यालय उखीमठ ब्लॉक, जो कि जिसमें केदारनाथ जी का मंदिर भी है, वहां पर हुई थी, प्राथमिक विद्यालय स्यासू। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज मुझे देखने में आई थी कि बहुत कम लोग रोजगार में थे, और जो रोजगार में थे वो ज्यादा करके सेना में थे। और वहां पर जो बच्चे थे, क्योंकि दूध, घी या जो खाद्यान्न है या जो पौष्टिकता है वो लोकल अनाजों में भरपूर होती थी, तो बच्चे एक तरीके से फौज में जाने के लिए तैयारी करते थे, और ये तैयारी उनकी हाई स्कूल लेवल पर होती थी। तो वहां पर लोगों के साथ मिलकर, विशेषकर जो लोग सेना में थे उनके साथ मिलकर के हमने एक प्रोग्राम तय किया कि वो जब छुट्टी पर घर रहते थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 महीने की अधिकांश छुट्टी पर जो आर्मी के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वो घरों में रहते हैं। तो उनसे मिलकर के हमने सुबह और शाम का समय नियुक्त कर दिया था कि सुबह लगभग, जैसे कि जो आजकल का समय है जिसे हम गर्मियों का समय कहते हैं, तो लगभग 6 बजे सारे गांव के बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय का मैदान था उसमें आ जाते थे, और उसमें स्वेच्छा से हम प्राथमिक के बच्चों को बुलाते थे, और वहां पर वो जो फौजी लोग थे जो कि घर आए हुए होते थे, तो उनका सहयोग हम लेते थे, और बच्चे पीटी इत्यादि, व्यायाम इत्यादि करते थे। धीरे धीरे ये जो एक तरीके से ये कार्यक्रम था ये बहुत आगे बढ़ा, और बाकी जो लोग थे जो सेनाओं में, तो वो हमको पूछ करके एक तरीके से छुट्टी आते थे कि सर हम कब छुट्टी आए। तो आप देखिए कि जो समाज का और विद्यालय का संबंध था, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की छुट्टियां विद्यालय के टेबल पर उनके परिवार की सहमति पर तय होती थी। कि मैं एक नाम लेना चाहूंगा, कैप्टन रावत जी, वो आप कैप्टन से रिटायर हुए,
तो वो जब पहली बार आए और उन्होंने विद्यालय में इस तरह की गतिविधियां की, तो अन्य लोगों तक जब ये बातें पहुंची, तो वो जो बाकी लोग थे, तो वो भी जो है फिर हमसे पूछ करके ही एक तरीके से तय करते थे। तो कई बार ऐसे हो जाता था कि लोग कहते थे कि नहीं, पहले मेरा नंबर निकालो सर। तो उनके पेरेंट्स, उनके जो घर वाले थे, स्कूल में आते थे और कहते थे सर नहीं, इस बार राजेंद्र सिंह जी नहीं आएंगे, इस समय ये जी आएंगे। तो इस तरीके से लोग छुट्टी आते थे और उसका पूरा जो उपयोग है विद्यालय के हित में इस तरीके से होता था कि शारीरिक गतिविधियों को, व्यायाम इत्यादि के लिए वो लोग अपना समय देते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एनसीसी का छात्र रहा हूं, लेकिन मैं भूल गया था कि किस तरीके से हम जो हमारे परेड होती है, उस परेड में सलामी शस्त्र, बाजू शस्त्र होता था, वो बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं था। लेकिन उन लोगों ने मिलकर के प्राथमिक कक्षाओं में हमारे कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को बाजू शस्त्र और सलामी शस्त्र सिखाया। और इसके लिए बच्चों ने रमाण, एक पौधा होता है हमारे यहाँ, जिसकी के नुकीले सिरे होते हैं, लेकिन उस पर बीच में जो तना होता है वो बड़ा लंबा होता है। तो उससे जो है डमी राइफल बच्चों ने बनाई और उस तरीके से वो जो है विद्यालय में सलामी शस्त्र और बाजू शस्त्र करते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपनी नहीं मानता हूँ, बल्कि वो समाज की मानता हूँ, जिन्होंने कि अपना समय विद्यालय में और बच्चों के लिए दिया। बहुत ही शानदार सर। कहाँ तो कभी कुछ शिक्षकों को समाज के कहते हैं कि हमें थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने जो है लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया कि जो है आपके एक कदम के पीछे 10 कदम लोग अपने बढ़ा के चले और आपके इस प्रयास को उन्होंने सफलतापूर्वक फलीभूत किया। डेफिनेटली आप इसका क्रेडिट कंप्लीटली आपको जाता है। अगर आप बच्चों को मोटिवेट ना करते, अपने समाज को मोटिवेट ना करते, समाज के साथ जुड़ के जो आपने बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया है, बहुत ही शानदार पहल सर। आपके जानकारी में मैं पढ़ रही थी कि आपकी एक छात्रा ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे मार्ग है उसके बारे में भी अपने कुछ विचार रखे थे। तो छात्रा को प्रेरणा कैसे मिली और किस प्रकार के उसने विचार रखे? वर्ष 2017 की ये बात है। वो बालिका, मैं आपको पहले बता दूं कि वो अनाथ बालिका है। उसके माँ पिताजी जब वो बहुत छोटी थी तभी खत्म हो गए थे। तो वो किसी अपने परिवार में शादी ब्याह फंक्शन का सामान खरीदने के लिए श्रीनगर जा रही थी। और कलियासोड़ जो हमारा यहाँ पर एक बहुत एक तरह से कुख्यात जोन है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर, तो वहां पर अचानक भूस्खलन हो पड़ा और वो बालिका अपनी दादी के साथ दिन भर वहां पर व्यस्त रही और उस दिन वापस वो आ गई बिना श्रीनगर के। जब वो वापस आई तो दूसरे दिन उसने बताया, मैंने उसको पूछा क्या क्या खरीदा, तो उसने पूरी कहानी रखी, नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, इस तरीके से। तो मैंने ऐसे ही कौतूहल बस उसे कह दिया कि बेटा कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह की समस्या से हम लोग पार पाए। तो उसने उस समय तो केवल सर हिलाया, लेकिन अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के साथ भी बातचीत करके कुछ दिन बाद उन्होंने थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हमारी एक दूसरी छात्रा कुमारी आस्था भट्ट थी, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट इस तरीके की चीजों में लेती थी और उसके साथ भी इसी तरीके की एक घटना हुई थी। तो उन दोनों ने मिलकर के इस पर काम करना शुरू किया और बच्चों के जो आइडियाज मेरे सामने आते थे या हम शिक्षकों के सामने आते थे, उसमें थोड़ा सा और उनको सोचने के और सुधार करने की बात देते थे। और सड़क से लेकर के बात प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे मार्ग पर भी गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो चीजें हम नहीं सोच पाते, बच्चे उन चीजों को सोचते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक बहुत बड़ी समस्या के कारण जो चीड़ के विशेषकर वृक्ष हैं वो गिर जाते हैं रोड पर या जो वो ट्रैक बनने वाला है। तो बच्चों ने एक समस्या रखी कि सर वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने पूछा क्या दिक्कत होगी, कि जब जून में आग लगती है तो सारे चीड़ के पेड़ तो ट्रैक पर गिर जाएंगे, तो फिर तो बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। तो हम लोगों ने मिलकर के, मेरे शिक्षक साथी थे, हमने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने अपने तरीके इसमें बताए कि बहुत ऊंचा उसको कर दें, खाई बना दें ताकि पेड़ वहां गिरे। तो उसमें हमने उनको मतलब जो नफा नुकसान को मैं साधारण भाषा में कहूँ वो समझाया कि ऐसा न करके कुछ और सोचिए। तो बच्चों ने बहुत सारे आइडियाज सोचे। सुरंगों के अंदर जो अधिकांश रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग में जो पानी आ रहा है, जो
जगह जगह हमारे गधेरे हैं, छोटे छोटे गधेरे, विशेषकर बरसाती गधेरे, उनका प्रयोग किस ढंग से हम उस आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं कि आग न भड़के, या जो पेड़ हैं वो पेड़ किस ढंग से क्या कुछ ऐसा करे कि वो रेलवे ट्रैक ट्रैक तक न पहुंचे। इसके लिए बच्चों ने काम किया और उन बच्चों ने ऐसे ही 9 सुझाव दिए हैं। जब ये प्रयोग, ये मॉडल हमारे जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे जनपद रुद्रप्रयाग के श्री मंगेश घिल्डियाल जी, तो उनके संज्ञान में ये चीजें आई, तो उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और बहुत ही एक तरीके से खुशी व्यक्त की और उन बच्चों को शाबाशी भी दी। और उन्होंने जो सड़क के जो अधिकारी हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी के, उनको भी कहा कि आप इन बच्चों के जो ये सुझाव हैं, इन सुझावों पर अमल करें और इन्हें प्रयोग करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन बच्चों की थी और अन्य बच्चे बड़े प्रेरित इस चीज से हुए कि हम इसी तरीके से अगर अच्छे कार्य, अच्छी चीजें सोचते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रोत्साहन भी मिलता है और इनाम भी मिलता है, क्योंकि बच्चे इनाम से बड़े खुश होते हैं। तो हम उनको बार बार कहते थे कि आप इसी तरीके का कोई कार्य करेंगे तो आपको भी इनाम मिलेगा। तो माँ सरस्वती की कृपा कहूँ या उन अभिभावकों का सहयोग कहूँ, तो उसके बाद भी लगातार बच्चे इस तरीके के कार्यों में आगे बढ़े। बिल्कुल सर। जैसा कि कहा गया है कि एजुकेशन इज नॉट ओनली फिलिंग द पेल बट लाइटिंग द फायर, और आपने जो वो आग जलाई है ज्ञान की उनके अंदर, वो उनको आगे बढ़ने के लिए, नया सोचने के लिए प्रेरित कर रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे जो देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, और इसी प्रकार अगर ये पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ अपना प्रदेश ही नहीं, हमारा देश भी इन बच्चों की सोच से लाभान्वित होगा। तो सर, आपकी जो है उपलब्धियों की तो खैर गिनती नहीं की जा सकती। 12 दर्जन से ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उपलब्धियां हैं, कई तरह के अवार्ड्स हैं। तो सर, आप अपनी कौन सा माइलस्टोन किसे मानते हैं सर आपकी, हाँ कि यहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे करना चाहिए और अच्छे करना चाहिए? मैं बचपन से ही शिक्षक बनना चाहता था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था तो मेरे पिताजी अध्यापक थे, वो स्वर्गीय हो गए थे। और मेरे जो गॉडफादर है, मेरे मामा जी जो कि अध्यापक हैं, अनुसुया प्रसाद उनियाल जी, वो बार बार हम लोगों को प्रेरित करते थे कि अच्छा विद्यार्थी हम किसे मानते हैं। और इस प्रश्न पर घर में भी मेरी उनकी एज ए मामा भांजा बातचीत होती थी, बहुत गहराई से वो इन चीजों को हमें समझाते थे। तो एक तरीके से तभी मन में ये आ गया था कि अध्यापक ही बनना है। और उसके बाद जब मैं अपनी प्रथम नियुक्ति पर प्राथमिक विद्यालय स्यासू, जैसे मैं कह रहा हूँ, वहां पर गया, तो वो विद्यालय मेरे जाने से पहले 3 माह बिल्कुल बंद था। वहां पर अध्यापक नहीं थे, अध्यापक प्रमोट हो गए थे, तो वो विद्यालय बंद था। और उस विद्यालय का जो प्रांगण था उसमें एक गुलाब का पौधा खिला हुआ था। आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल गांव से अलग, और छोटे बच्चे जैसा कि मुझे अपने याद आती थी कि हम फूलों की ओर बहुत आकर्षित होते थे और फूल को तोड़ते थे। तो मैं जब पहले दिन उस विद्यालय में पहुंचा और वो पूरा पौधा गुलाब का बिल्कुल फूलों से लदा हुआ था, तो बहुत प्रसन्नता हुई। और उस फूल के पौधे ने मुझे गांव का चरित्र और गांव के बच्चों का चरित्र बता दिया कि ये बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत सुधरे हुए और बहुत ही, मैं एक तरह से कह सकता हूँ, काबिल हैं, गांव बहुत बढ़िया है। तो मैं वहां पर रम गया एक तरीके से। वो फूल का पौधा ही मेरी प्रेरणा बनी कि मैं 7 साल उस विद्यालय में रहा और वहाँ गांव वालों के साथ में मिल करके मैं ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि मैंने उन्हें सिखाया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उन लोगों ने मुझे सिखाया, चाहे बच्चे हो चाहे अभिभावक हो। वहां पर एक अभिभावक थे स्वर्गीय अब्बल सिंह रावत जी, जो कि कागजों की पढ़ाई में सिर्फ कक्षा 8 ही तक थे, लेकिन जब किसी बात पर हमारा विचार विमर्श होता था तो कोई ऐसा विषय नहीं था, आप ज्योतिष ले लीजिए, आप राजनीति ले लीजिए, आप कोई भागवत, श्रीमद् भागवत ले लीजिएगा, आप कृष्ण पुराण ले लीजिए, हर चीज पर उनकी सटीक टीकाएं आती।
और मुझे बहुत आश्चर्य एक बार हुआ कि एक बार जब सत्यनारायण की कथा गांव में हो रही थी, क्योंकि सारे हम हिंदू धर्मावलंबी वहां पर थे, गांव में सत्यनारायण की कथा हो रही थी और पंडित जी थोड़ा देर में आ गए, और देर में आए तो वो अपनी किताब लाना भूल गए जिसमें कि सत्यनारायण की कथा थी। तो मेरे पास वो किताब थी, लेकिन मैं 1 किलोमीटर दूरी पर था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाता हूँ। तब तक उन्होंने वो सत्यनारायण की कथा शुरू कर दी, यानी उनको पूरी कहानी और वो श्लोक याद थे। तो मुझे जब वापस आया मैंने देखा कि ये तो दूसरे अध्याय पर पहुंच गए हैं। तो मैंने पूछा कि ये कैसे, तो तब तक किसी ने कहा कि अभल सिंह भाई साहब को याद थे और वो श्लोक बोल रहे थे और पंडित जी अर्थ बता रहे। मुझे इस वाकये ने इतना मतलब एक तरीके से दिल से ये कर दिया कि भाई कागजी पढ़ाई बिल्कुल कोई मायने नहीं है, यथार्थ पढ़ाई कुछ और चीज है। तो वहां पर मिल करके बहुत सारी चीजें उन लोगों के साथ जानने को, सीखने को मिली। एक मेरी प्रवृत्ति भी ये थी कि मैं लोगों के अंदर क्या कुछ है, नॉलेज है, उसको बाहर लाना चाहता था ताकि मैं खुद उसका लाभ ले सकूं और समाज को उसका लाभ मिले। तो लकड़ी के क्षेत्र में, चिनाई के क्षेत्र में, चारा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, ऊनी वस्त्रों के निर्माण के क्षेत्र में, हमारी खेती में जो औजार प्रयोग होते हैं उनके क्षेत्र में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। और मेरा प्रयास ये रहता था कि हम बच्चों के साथ मिलकर के उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको केवल हम ग्रामीण उद्योग ही न समझें, बल्कि उसके पीछे का जो साइंस है वो समझने की कोशिश करें। और मेरी इन्हीं कोशिशों का प्रतिफल रहा है कि सारा भाई जैसे इंस्टीट्यूट ने उन तमाम चीजों को सराहा है। मैं एक दूसरी चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो बहुत सारी इस तरह की जो परंपराएं होती हैं, वो परंपराएं हम केवल परंपराओं के नाम पर निभाते हैं। लेकिन मैंने समाज के साथ मिलकर के कोशिश की कि हम उन परंपराओं के पीछे के विज्ञान को भी समझें और वो विज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो ये मेरा फोकस रहता था कि हम केवल उनको परंपरा न समझे कि हम जनेऊ धारण कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं या प्रसूति के समय हमारी जो नव प्रसूता है वो 11 दिन अलग रह रही है, बल्कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उस कारण को हम समाज को, बच्चों को, अभिभावकों को बताएं। तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर के आई हैं और मुझे जो लोक में छिपा हुआ इस तरीके का साइंस था या जो जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उस ज्ञान तक पहुंचने का भी मौका मिला। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे यहाँ मकड़ा एक रोग होता है शरीर पर, और शायद सभी लोग जानते हैं उसका साइंटिफिक नाम क्या है, मुझे नहीं पता। उसके लिए घास होता है, एक दवाई होती है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि उस दवाई को लाते हैं, देते हैं, लेकिन बताते नहीं। तो मैंने इसके पीछे जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की क्यों ऐसा होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे वो आज के समय के वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक थे। ये मेरे उसमें आया है। तो वो इसलिए दूसरों को नहीं बताते ताकि उसका अति दोहन न हो, इस वजह से वो लोग दूसरे को नहीं बताते थे, जबकि हमारे आसपास होता है। तो जब उनका लगभग अंतिम समय होता है, मृत्यु का समय होता है, तो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ये उम्र 80 के बाद में आती है, तो वो अपना एक शिष्य चुनते हैं। तो मुझे ये जानकर के आश्चर्य हुआ कि उस गांव में बुढ़िया सास मतलब पति की दादी ये काम जानती थी और पति की दादी ने जो है फिर अपनी माँ को बताया, माँ ने बहू को बताया, बहू ने बेटियों को बताया। 4-4, 5-5 पीढ़ी ये ज्ञान चला। जब ये चीज मेरे संज्ञान में आई तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा विज्ञान है और इस पर काम करना चाहिए। तो यहाँ से जड़ी बूटियों से लेकर के थोड़ा तंत्र मंत्र की ओर भी हमारा ध्यान गया, लेकिन उसमें हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि विज्ञान का जहाँ तर्क है वो तर्क वहां पर थोड़ा सा कम देखने में आता था। लेकिन जड़ी बूटी और इस तरह की जो जानकारियां थी उसको समाज तक पहुंचाने में या बच्चों तक पहुंचाने में हमें काफी सहायता मिली और खुद भी जानने का बहुत बड़ा मौका मिला। जी बिल्कुल सर, आपकी जो ये एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति थी यही आप में, और आपके ज्ञान का जो भंडार, आपके अचीवमेंट का जो सार है वो अब हमें समझ में आ गया कि आपकी जो एक्सप्लोरिंग प्रवृत्ति है और यही आपके छात्रों में भी है, इसीलिए आप जो है इतना ज्ञान और नवाचार जो है कर पा रहे हैं। शानदार सर। सर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 2 वर्ष जो है बड़े कठिन दौर गुजरा, शैक्षणिक स्तर में भी, खैर पारिवारिक तो
जो हुआ परेशानी कई लोगों को हुई, सबने स्वास्थ्य समस्याएं झेली होंगी वो, लेकिन शिक्षा पे जो इसका दुष्प्रभाव पड़ा सर, तो आपने जो है किस प्रकार इस दौरान अपने छात्रों को अब कनेक्ट रहे और किस प्रकार आपने अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बनाए रखा? वास्तव में अप्रत्याशित दौर था कोरोना का, और जब पहले 1, 2, 3, 4 दिन की छुट्टी पड़ती थी तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते थे, और हम लोग भी थोड़ा ये मान के चलते थे कि चलो इस दौरान हम अपना कुछ कार्य कर लें। लेकिन 2019 का जो पहला लॉकडाउन अनिश्चित काल का पड़ा, तो 5-7 दिन तो शायद सभी लोगों को उसको समझने में लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो उबने लगे हम लोग। घरों में भी हम भी उठने लगे, बच्चे भी उठने लगे। जब टेलीफोन पर बात होती थी तो बच्चे अधिकांश पूछते थे कि सर स्कूल कब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पता नहीं था कि ये है क्या चीज। वो केवल ये सोच रहे थे कि हमारी छुट्टी पड़ी हुई है। तो आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों का मिशन शिक्षण संवाद के नाम से गैर राजनीतिक संगठन है शिक्षकों का, और मिशन शिक्षण संवाद में हम लोगों को हर दिन विद्यालय में की जाने वाली कुछ गतिविधियां पूर्व निर्धारित थी। तो वो कार्यक्रम चल ही रहा था, लेकिन वो क्या होता था कि वो हमारे मोबाइल तक पहुंचता था और हम उसको फिर स्कूल में जाकर के ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को या कॉपी पर करवाते थे। तो कुछ साथियों के साथ मिलकर के जब इस बात पर चर्चा हुई कि हमें कुछ बच्चे जो आजकल घरों में बैठे उनके लिए करना चाहिए, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो किया था कि हमारे कितने बच्चे या कितने अभिभावकों के पास मोबाइल हैं और उनमें भी नेट कनेक्टिविटी है, नेट वो प्रयोग करते हैं। तो अभिभावकों से संपर्क करके हम लोगों ने विद्यालयों में विद्यालयवार ग्रुप बनाए, और इसकी शुरुआत अपने ही विद्यालय के ग्रुप से की। प्रथम जो इसका चरण था उसमें हमारे संज्ञान में ये आया कि बहुत कम बच्चों या यूं कहें कि बहुत कम अध्यापकों के पास इस तरह के फोन थे कि हम कोई सामग्री उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते थे। तो साथियों के साथ जब ये चर्चा चली तो धीरे धीरे गढ़वाल मंडल में हमारे साथी माधव सिंह नेगी जी, तो उन्होंने गढ़वाल मंडल के जिलों में ये सर्चिंग की, और कुमाऊं में संतोष जोशी जी हमारे एक साथी है मिशन शिक्षण संवाद के, उन्होंने सर्चिंग की, और लगभग मई के अंत तक हम ये लोग ये समझ चुके थे कि हमारे 10 से लेकर के 35% तक बच्चों के पास मोबाइल की पहुंच है। कुछ बच्चे इस रूप में या कुछ अभिभावक इस रूप में जुड़ सकते थे जो दिन भर इधर उधर अपने कार्यों पर रहते हैं और शाम को अपने घरों में आते हैं। तो उन लोगों से मिलकर के टेलीफोनिक रूप से हमने निवेदन किया कि वो शाम का एक ऐसा समय बताएं कि जब वो अपना मोबाइल बच्चों के साथ शेयर कर सके या एक तरीके से बच्चों को दे सकें। तो हमारा जो प्रतिशत है थोड़ा बढ़ गया और लगभग 40% तक हम लोग पहुंच गए। तो थोड़ा सा ये प्रयोग किया गया प्रायोगिक तौर पर कि कुछ काम व्हाट्सएप पर बना करके उन व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया और बच्चों से अपेक्षा की गई कि वो उसमें काम करने के बाद अपनी कॉपी की फोटो खींच करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमको वापस भेजें। तो पहले पहले दिखने में यह आया कि बच्चों ने बहुत उत्साह से इस काम को किया। और एक दूसरी बड़ी कमी इसमें हमारे संज्ञान में ये आई थी कि हमारे बहुत शिक्षक साथी, उनमें मैं स्वयं भी सम्मिलित था, कि हम बहुत ज्यादा उपयोग इस चीज का नहीं कर पाते थे, या हमको जानकारी नहीं थी कि हम मोबाइल का प्रयोग शिक्षा में किस ढंग से कर सकते हैं। तो इसके लिए माधव सिंह नेगी जी, संतोष जोशी जी और जो मिशन शिक्षण संवाद की आईटी टीम है उसने मिलकर के एक योजना बनाई कि हम पहले अपने अध्यापकों को इस आईटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करेंगे। तो इसके लिए हमारे जो टीम में आईटी एक्सपर्ट जो साथी थे उन्होंने मिलकर के एक प्रशिक्षण पैकेज बनाया 1 हफ्ते का। इसमें बच्चों को एनिमेशन वीडियोस बनाना और पिक्सल लैब पर बच्चों को बोल्ड बना करके भेजना। बोल्ड का मतलब ये कि उस पर कुछ रंगीन काम करके बच्चों तक भेजें ताकि बच्चे उसको अट्रैक्टिव हों, बच्चे उसको देखें। तो ये चला। तो जून 19 से लेकर के और लगभग
3 महीनों करीबन में 7-7 दिन की जो ट्रेनिंग में थे, हमारे पूरे प्रदेश में हमारे 3000 शिक्षक साथी इसमें प्रशिक्षित हुए। और इसके लिए जो उसके प्रशिक्षक थे, उन प्रशिक्षकों से ये अपेक्षा हम लोगों ने की कि जिन-जिन ग्रुपों में जितने लोग जुड़े हुए थे, वो जब तक चाहे उनसे प्रश्न पूछ सकते थे। मैं खुद इसका उदाहरण था कि मैंने बहुत सारी चीजें 1.5-2 महीने जाकर के बाद तक सीखी, और जहां पर मुझे कमी लगती थी, जैसे पिक्सल में कोई बोल्ड बनाना है, अब मुझे कोई चीज वहां पर लानी है दूसरी जगह से, तो अगर मैं नहीं ला पा रहा हूं तो मैं हमारे जो एमटीज थे, तो उन एमटीज से हम पूछते थे। और इस तरीके से काफी लोगों ने उस सत्र में, उस दौर में ये चीजें सीखी, और इन चीजों का हम लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण में प्रयोग किया, जिसका कि आज तक भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये हुई थी कि हम बच्चों को जो घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन के कारण विद्यालय हैं, उनको बहुत ज्यादा न सही, कुछ मात्रा में तक ही सही, तो हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखें। तो इसके लिए ये प्रयोग हम लोगों की ओर से किए गए थे। जी। बहुत ही शानदार प्रयास। यस सर, बहुत ही शानदार प्रयास है आपका। वास्तव में मैंने भी वो शिक्षक संवाद की आईटी ट्रेनिंग ली थी, और वो बहुत ही फायदेमंद थी, और उसमें मतलब इतने अच्छे-अच्छे ऐप सिखाए गए थे जो कि बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाने के काम आए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला आज की वार्ता के लिए, और आपके जो है इन नवाचारों से हम सभी शिक्षक साथी जो है लाभान्वित होंगे। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद कि जो आप जो है इतने पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी इस वार्ता को सुना। सर, अंत में अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं श्रोताओं को, शिक्षक समुदाय को, समाज को। मैम, मैं इतने लायक तो अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैं कोई संदेश दे पाऊं, लेकिन अपने साथियों से, अपने मित्रों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। जब हम किसी अचीवमेंट के लिए कोई काम करते हैं, तो उस काम का उतना महत्व नहीं रहता है जितना कि उसको हम बिना अचीवमेंट का, एक तरह से फल की इच्छा न रखते हुए जो काम हम करते हैं, वो काम वास्तविक काम होता है। और मैं स्वयं को आज भी एक उसके रूप में, छात्र के, सीखने वाले छात्र के रूप में अपने आप को मानता हूं, और बहुत कुछ बच्चों से हमें सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बहुत सारी चीजें हम बच्चों से सीखते हैं। तो हमेशा अगर सीखने की भावना रखें, तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में सिखा सकते हैं, और बहुत कुछ दूसरों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। हमें जो है एक सीखने की जो ललक होती है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, तभी हम जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान को प्राप्त करने की तो कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, निरंतर हम नए-नए प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने मतलब अपने स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपने इतने विचार आपने हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। सभी लोगों को बहुत-बहुत प्रणाम, धन्यवाद।